फ़ारुक़ुल मलिक। आज मेरे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद इर्तज़ा शाह साहब। डॉक्टर साहब साबिक़ एमएसपी हैं डीएचक्यू हॉस्पिटल जंग के, और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। लेकिन आज हम डॉक्टर साहब से जो बात करेंगे वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में होगी। हम डीएचक्यू मसाइल पे या सेहत के मसाइल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा मामला आज हम इनसे डिस्कस करेंगे जिसके ये खुद विक्टिम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं ये खुद इसका शिकार भी रहे। उस पर हम बात करेंगे ख़ासिस तौर पर मोटापा के, और ट्रांस फैट पे हम बात करेंगे कि ट्रांस फैट हैं क्या, इनके क्या असरात हैं और कौन कौन से अमराज इनकी वजह से पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अर्से पहले हमने आपको देखा तो आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे आपने 50 किलो वज़न कम किया। ये हैरानकुन था हमारे लिए भी। भई आपने, लोग जाते हैं, जिम जाते हैं, खाना नहीं खाते, मतलब आपने कौन-सा ऐसा फ़ॉर्मूला इजाद किया या इसमें क्या किस चीज़ का अमल दखल था, और थोड़ा-सा ये भी हमें बताइएगा। उसके बाद हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि मोटापे के साथ बीमारियाँ कौन-कौन सी होती हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। जी माशाल्लाह बड़ा दिलचस्प आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो चूँकि मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इस फ़ेज़ से गुज़रा हूँ, तो मुझे इस वजह से डिस्क्राइब उसको करना आम लोगों की निस्बत हो सकता है निस्बतन आसान हो। मेरा स्टार्ट से ही बचपन से या लड़कपन से जब मैंने होश संभाला तो मैं ओबीज़ होना शुरू हो गया, मेरा वेट गेन स्टार्ट हो गया। तब इतना शऊर भी नहीं था इस चीज़ों का, ना कभी किसी ने रोका, ना किसी ने कहा जी कि क्यों बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज चले गए, मेडिकल कॉलेज में मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि मैं ओवरवेट हूँ। एज भी कम थी, बड़ा आसानी से मैंने उसके साथ जो है वो एक्सरसाइज वगैरह को ऐड किया और डाइट कॉन्शियस हुआ। मैंने फूड जो है वो कम करनी शुरू कर दी, तो मेरा वेट एक दफ़ा थोड़ा कंट्रोल में आ गया। जी। लेकिन मैं जैसे ही फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आया, वंस अगेन चूँकि मेरे में टेंडेंसी थी कि बड़ा जल्दी मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। वेट गेन अकेला तो बढ़ता रहा तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन साथ ही 2009 में मुझे ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ और 2015-16 में यूरिक एसिड भी डेवलप हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि अब ब्लड प्रेशर के साथ और यूरिक एसिड के साथ मोटापा मुझे तंग करने लग गया। फिर ये भी इशू होता था कि हॉस्पिटल में सीढ़ियाँ वगैरह या राउंड करना या ऊपर की मंजिलों पे आना-जाना, तो साँस चढ़ना शुरू हो गया। वो फिर मसाइल ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा जी कि मैं इन चीज़ों को रिवाइज़ करूँ, लुक आफ्टर करूँ। डायटेटिक्स और फूड साइंसेज़ जो है, इसमें मैंने वैसे ही स्टडीज़ की हुई हैं। एमएससी न्यूट्रिशन का मेरा बाकायदा वर्क रहा है, डिप्लोमा डायटेटिक्स का वर्क रहा है मेरा। तो मैंने वंस अगेन उन चीज़ों को ना रिवाइज़ किया। मैंने कहा जी अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं और देखते हैं कि ये रीज़न क्या है। उसके बाद मैंने अपना जो फूड हैबिट्स हैं उनको रिवाइज़ किया, और जैसे ही मैंने फूड हैबिट्स को रिवाइज़ किया और फूड की असल चेन पे पहुँचा, जड़ पे पहुँचा, चीज़ें मैं ठीक करता गया और मेरा वेट कम होना शुरू हो गया, और उसमें मुझे बिल्कुल भूखा नहीं रहना पड़ा, जो कि कंसेप्ट है कि आमतौर पर लोग भूखा रहते हैं। लेकिन तो अगर डॉक्टर साहब हम आपसे वो फार्मूला भी जानने की कोशिश करेंगे, और ताकि बहुत सारे ऐसे लोगों का भला हो कि जो इस मोटापे का शिकार हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ये भी है, और हमें भी इस हवाले से अंदाजा है कि मोटापा जो है वो बीमारी की जड़ कहा जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा है? हाँ, ऐसे ही तकरीबन ये बात ऐसी ही है कि इंसान के अंदर जब भी कुछ बैड थिंग्स डेवलप होती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसको कुछ अवारिज में मुब्तला होता है शख्स। उन अवारिज में से कुछ लोगों को मोटापा होता है, कुछ को ब्लड प्रेशर होता है, कुछ को शुगर या डायबिटीज होती है, कुछ को हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें इनमें से 2-3 या ज्यादा भी डेवलप हो जाते हैं। तो अब बात मोटापे पे अगर की जाए तो सबसे पहले ना, अगर हम थोड़ा सा फूड को डिवाइड कर लें, तो फूड को जब डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस चीज़ को गेट करना कि कौन सी फूड जो है वो शख्स के लिए जो है वो सूटेबल है और कौन सी नहीं है। फूड के हम बेसिकली पहले तो कंसेप्ट ये लें कि अक्सर कहते हैं जी कि फलां चीज़ में ग़िज़ाइयत है, फलां में ग़िज़ाइयत नहीं है। तो ये दो लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन।
कोई भी ऐसी चीज जो आपकी भूख मिटाती है उसको हम फूड कहते हैं, सही है। लेकिन न्यूट्रिशन वो वाली फूड होती है जो आपकी बॉडी की जरूरियात को पूरा ज़रूरियात करती पूरी है। करती है। अच्छा, तो मैं आप तफ़सील से बताइएगा थोड़ा-सा, मैं इसमें क्या इसका न्यूट्रिशन जो है, इसका हमारे कद और जसामत से भी कोई ताल्लुक होता है कि ये कैलोरीज़ हमें इस हिसाब से, थोड़ा इसमें भी थोड़ी-सी अगर आप वज़ाहत कर सकें तो? जी, ऐसा ही है कि बॉडी के बेसिकली दो करैक्टर्स हैं जिसको हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है कि फिजिकली बंदे के करैक्टर्स का बढ़ना, जिसमें कद या मतलब जो है ना आ जाती हैं चीजें। और दूसरी चीज होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है आपके शोर, ब्रेन या सेंसेस का डेवलप होना। तो ये दोनों चीजों के डेवलपमेंट में डेफिनेटली ग़िज़ा का रोल होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि ट्रांस फैट्स का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नाम सुना जाता है कि ट्रांस फैट्स, पहले थोड़े से इसका वज़ाहत भी कीजिए कि ट्रांस फैट्स हैं क्या? और अब किन-किन अशिया में होती हैं? क्या इससे भी इंसान मोटापे का शिकार होता है? या और ये भी बताइएगा थोड़ा-सा हमें कि इनके साथ और कौन-कौन सी अमराज़ हो सकती हैं? जब भी ये ऑयल या घी बनाए जाते हैं तो इनका बनाए जाने का एक सिंपली एक प्रोसेस होता है जिसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन सिंपली आप ये समझें कि एक लिक्विड फॉर्म को आप सेमी सॉलिड या सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान एक चीज डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं कि ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन जाते हैं। वो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये ट्रांस फैट में जाके कन्वर्ट होते हैं। ट्रांस फैट वो वाली चर्बी की किस्म है जो कि जिस्म के लिए किसी सूरत भी सूटेबल या फायदेमंद नहीं होती। और इसी के कॉन्सिक्वेंस की वजह से खून की नालियों के अंदर जो है वो तंगी आती है और लेटर ऑन जो है वो मसाइल बढ़ते बढ़ते हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीजेस जो है वो डेवलप शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा-सा इस हवाले से भी बता दें कि वो कौन-सी ऐसी ग़िज़ा है कि अगर एक आदमी जो है मोटापे का शिकार हो रहा है और वो किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करे? और क्या हम जब देखते हैं कि एक आदमी का कद ज़रा ज़्यादा लंबा है, कुछ छोटे कद के लोग होते हैं, क्या इसमें भी कुछ डिफ़रेंस है? तो ये काइंडली थोड़ा-सा लोगों को भी इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। बाज़ चीजें जो है ना वो जेनेटिक्स होती हैं। जेनेटिक्स से मुराद ये है कि मौरूसी तौर पे डीएनए में आपका कुछ डिसीजंस खुदा की तरफ से आते हैं कि किस बंदे के कैरेक्टर्स कैसे बनने हैं, ये क्या होना है। उनमें से तो आप मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते। सही। लेकिन कुछ चीज हैं कि जो वो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके अपने इख्तियार में होते हैं, जिनको आप मेडिसिन के थ्रू या खुराक के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को मैनेज करने के लिए बेसिक तौर पे तीन चीजें हैं, उसमें बाज ऐड भी हो सकती हैं। लेकिन पहली चीज है डाइट, दूसरी चीज है ड्रिल, तीसरी चीज है ड्रग। सही। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, वो ड्रग की तरफ पहले जाते हैं, जबकि डाइट की तरफ पहले आना चाहिए। डाइट इनसफिशिएंट हो तो ड्रिल यानी एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद आपको दवा की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम पहले दवाइयों से शुरू करते हैं और फिर वापस जाते हैं। उल्टा है सारा का वो सारा उल्टा है। तो मतलब किस किस्म की ग़िज़ा अगर कोई बंदा फर्ज करे, तो मैं तो चलो ठीक ही गुजारा कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मोटापे का यकीनी तौर पर शिकार है, वो किस किस्म की खुराक में लेनी चाहिए, ड्रिल किस किस्म की करनी चाहिए, और ड्रग तो ज़ाहिर डेफिनेटली डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि फूड के ना या खुराक के मेजर जो कंपोनेंट्स है ना जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम उनको कहते हैं जो निशास्तदार अशिया हैं। जितने भी हम अनाज इस्तेमाल करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितनी भी हम बेकरी आइटम इस्तेमाल करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप के अंदर आते हैं। चीनी या चीनी से बनने वाली अशिया ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के अंदर आते हैं। दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन्स जो हैं ये इनको लहमियात भी कहते हैं। तो जितने भी गोश्त हैं, मुर्गी है, मछली है, मटन है, बीफ है, ये सारे के सारे जो है प्रोटीन्स हैं। इसी तरीके जो एग है ये भी प्रोटीन है। और इन प्रोटीन्स में ना ये रिच प्रोटीन्स हैं, जबकि कुछ पुअर प्रोटीन्स भी होती हैं। और उनमें तमाम किस्म की जो दालें हैं ये जो है वो पुअर प्रोटीन्स में आती हैं। फिर एक और ग्रुप आ जाता है जिसको हम फैट्स या चिकनाई का ग्रुप कहते हैं। उसमें जितने किस्म के भी घी हैं, देसी घी हो या बनास्पति घी हो, चाहे वो मक्खन है या एनिमल फैट है, ये सारे के सारे जो हैं
یہ گروپ آ جاتا گروپ آ ہے اس جاتے چیز ہیں۔ میں۔ اچھا اس میں اگر ہم سمجھ لیں ایک عام آدمی کا جس کا تقریباً کوئی 5-5.5 فٹ قد ہے اور وہ موٹاپے کا شکار ہے، تو ہم اسے ڈائٹ پلان کیا دے سکتے ہیں؟ جی چاہے ہائٹ جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس حساب سے میٹر کرتی ہے کہ کسی کی ہائٹ کم ہے تو اس کو موٹاپا زیادہ جلدی دکھنے لگے گا، جی جی جس کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے تو اس کا ذرا دیر سے دکھے گا۔ جی جی بیسیکلی جتنے قسم کے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ سارے کے سارے باڈی میں ویٹ گین کاز کرتے ہیں۔ ویٹ گین کاز کرتے ہیں۔ ہمارا جو ایشین فوڈ کنٹینٹ ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ہم لوگ تقریباً 90% ہماری جو ڈائٹ ہے اگر غور کریں ایوریج شخص کی جو ڈائٹ ہے وہ 90% کاربوہائیڈریٹس پہ ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے، اور پروٹین بمشکل 5 سے 10% ہے، اور فیٹس صرف وہی ہوتی ہیں جو جس کے اندر کھانا بنتا ہے بس مطلب، اور وہ بھی ٹرانس فیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے۔ جی وہ بھی وہ الٹا جو ہے وہ اس نے نقصان ہی کرنا ہوتا ہے، مطلب فائدہ نہیں کرنا ہوتا۔ تو اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کا کنٹینٹ کسی طریقے سے کم کر کے اس کو 5, 10 یا 20% تک لے کے آ جائیں، پروٹین کنٹینٹ کو ہم 50% پلس لے کے جائیں اور ہیلدی فیٹس اس میں انکلوڈ کریں تو ڈیفینیٹلی جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ ویٹ کنٹرول ہوگا بلکہ جسم جو ہے وہ صحت کی طرف آئے گا، کوئی ڈیزیز ہوگی تو وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور فٹنس جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کنسیپٹ بھی ٹھیک ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر، بلند شعر خون ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، سانس کی بیماری ہو سکتی ہیں، یا اس قسم کی کنسیپٹ موجود ہے میڈیکل کے حساب سے آپ کہیں گے کہ یا یہ صرف جو ہے نا کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے، یا اس کا ریشو کے آپ کے سمجھتے ہیں کہ ایک موٹے آدمی کو زیادہ ہو سکتی ہے؟ ہاں یس، یہ ہے کہ ایک جو موٹا شخص ہے نا اس کو ایک انڈیکیٹر مل جاتا ہے کہ مجھے چونکہ پہلے موٹاپا آ گیا تو اب مجھے بلڈ پریشر اور شوگر اس کے بعد آ سکتے ہیں، یہ ہارٹ کا رسک آ سکتا ہے، اس کے پاس یہ ایک الارمنگ سائن ہے۔ لیکن وہ شخص جس کا ویٹ گین ہی نہیں ہوا، اب آپ نے ملٹیپل ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ویسے دکھنے میں بالکل سلم سمارٹ ہیں یا سکنی ہیں بالکل، لیکن ان کا بلڈ پریشر 200 پہ بھی چلا جاتا ہے، ہارٹ ڈیزیزز بھی ان کو ہے، ٹرپل ویسل ڈیزیزز بھی ہیں ان کو۔ تو یہ جب سارے چیزیں ہیں بیسیکلی موٹے شخص کو یا اوبیز بندے کو صرف یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو سگنل پہلے آ جاتے ہیں کہ بھائی اپنا کچھ کر لو جب سینس ذرا تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں تو یہ ایک حساب سے سگنل ہے، یہ ایڈوانٹیج ہے ان کے لیے کہ وہ جلدی سے اپنا لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں اور اپنی ہیلتھ سٹیٹس کو بہتر کرتے ہوئے اس چیز پہ، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ ذرا جلدی چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، ٹینڈنسی ان کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یقینی طور پہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سے مزید بھی کچھ پروگرام کریں گے جس میں ہم جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے نیوٹریشن کے حوالے کے، مختلف بیماریوں کے اور اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے تاکہ ہم جو ایک ہیلدی ڈائٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیلدی ڈائٹ ہے لیکن وہ ہیلدی ڈائٹ ہوتی نہیں ہے، تو اس میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ریپیٹلی کچھ پروگرام بھی کریں گے آئندہ آنے والے چند دنوں میں۔ لیکن ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب سے، اس کے بعد ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس حوالے سے مزید بھی گائیڈ کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خوراک جو ہماری مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، خاص طور پہ فاسٹ فوڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ یقینی طور پہ افیکٹ کرتی ہے، اس پہ بہت بات کی ہوئی ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا یقینی طور پہ اثر ہوتا ہے، لیکن کیا کچھ ڈپارٹمنٹس پہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو یقیناً یورپ میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ڈپارٹمنٹس کو کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو کیسے ہم صحت افزا بنا سکتے ہیں، مطلب صحت کے لیے بہتر ہو؟ ادارے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہر چیز کے موجود ہیں، چاہے وہ فوڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، ویسے کوئی بھی ہو، بیسیکلی آ جاتا ہے آگے ان کا سکوپ آف ورک کہ وہ اپنے ورک کے ساتھ سنسیئر کتنے ہیں اور اس کو آگے ڈلیوری کس طرح ہوتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ایک طوفان آیا ہوا ہے کہ جی کہ ہر جگہ پہ نا آپ جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں۔ اب ان میں میکسیمم جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ سارے کے سارے کاربوہائیڈریٹس کا ڈالیں، اور کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ جو ان کا آئل استعمال ہوتا ہے وہ ویجیٹیبل آئل استعمال ہوتا ہے، اور ویجیٹیبل آئل موسٹلی ٹرانس فیٹس کا گھر ہوتا ہے۔
उसके अलावा अगर इस फूड को आप कुछ देर के लिए प्रिजर्व करते हैं, यानी जाहिर है कि पूरा का पूरा तो खाया हाँ, नहीं जो गया, पिज़्ज़ा एक बड़ा आ गया तो कुछ आ गया, हाँ। कुछ आपने फ्रीज कर दिया, कुछ देर बाद फिर वो उसको जी, 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 बिल्कुल। जैसे डीप फ्रीज करके जी, आप जी। या डीफ्रॉस्ट करके जब दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो समझे कि एक दफा फिर उसके साथ हीट का प्रोसेस हुआ, फिर इसका प्रोसेस होगा, हीट का प्रोसेस फिर हुआ तो वो एक रिसाइकल हुआ और ट्रांस फैट मजीद बढ़ गया मज़ीद उसमें। बढ़ गई। तो तो सही इससे मुझे सही आप बड़ी अच्छी बात की, मुझे साथ ही एक बात याद है कि आम तौर पे हम इस तरह करते हैं कि हमारे बहुत सारे सालन होते हैं, वो हम ओवन में गरम करके जो है खा रहे होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इससे भी वो प्रोसेस दोबारा होता है? हाँ, अगेन ये बात आ जाए जिस तरह हम पहले फैट्स की बात कर रहे थे कि कुछ फैट्स अच्छी होती हैं, कुछ बुरी बुरी होती होती हैं। है। अच्छी फैट्स में हमारे देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, ये अपना नारियल का जो तेल होता है, सरसों का सरसों ऑयल का तेल, जो है, जी। जैतून वगैरह, ये अच्छे हैं। उसके अलावा जो बाकी जो वेजिटेबल ऑयल सोर्सेज हैं, स्पेशली कुछ ऐसे हैं जिस तरह ये कार्न ऑयल वगैरह हैं, जी, जी। या रूटीन में ऑयल्स वगैरह जी, मार्केट में मार्केट आपको में पता ही मुख्तलिफ नहीं है कि लोकल, क्या हाँ जी। ब्रांड है क्या वो नहीं। ये जब भी आप इनको रीहीट करते हैं तो रीहीटिंग में ये ज़ाय होना शुरू हो जाते हैं, ना सिर्फ ज़ाय होते हैं बल्कि ट्रांसफर कंपोनेंट भी इनका बढ़ना शुरू हो हो जाता है। जाता है। तो माइक्रोवेव की जो है वो वेव्स जो है वो इतनी फ्रेंडली नहीं होती, सही, सही। अनलेस के आप बर्तन भी माइक्रोवेव फ्रेंडली इस्तेमाल करें। किस किस्म बकायदा बताएंगे वो तो थोड़ा जी 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 जी, ये बकायदा ना कुछ बर्तनों पे भी ग्रेडिंग होती है। अब जिस तरह हमने पहले इदारों की बात की कि उन इदारों को ये बताना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक फूड ग्रेड में इस्तेमाल हो सकता और है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता नहीं है। हो ये सकता। बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत तो जरूरी। जहाँ मर्जी आप फैक्ट्री बना के फैक्ट्री बैठ बना जाए, के आप बैठ एक जाओ। डाई लगाएं, डाई में जो मर्जी जो बनाना मर्जी शुरू बन कर जाए। दें ये आपको। डॉक्टर साहब इस पे बल्कि मैं समझता हूँ कि इस पे हम डॉक्टर साहब के साथ नेक्स्ट वीक में या उससे अगले हफ्ते में कोशिश करेंगे, इस पे हम बकायदा डॉक्टर से अलग से प्रोग्राम रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब ये एक एलिमेंट है। जब भी आपने इसकी तरफ जो है निशानदेही की है, तो आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जो इंसानी सेहत है और उस पे जो असरात हो रहे होते हैं, यानी कि यकीनी तौर पर हम ट्रांस फैट की बात की, दूसरी हमारी खुराक है, हम आइंदा आने वाले डॉक्टर साहब से इस पे भी बात करेंगे कि हम जो सब्जियां उगा रहे हैं आजकल, उनकी हमारी सेहत पे क्या असरात हो रहे हैं। तो हम आइंदा आने वाले इस पे मजीद भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जितना इस सेहत के निज़ाम को हम बेहतर करने की कोशिश कर सके, तो उस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले आपसे जरूर हम प्रोग्राम करेंगे और इस पे मजीद आपसे गाइडलाइन लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी अल्लाह मच, हाफिज। मुझे भी मजा आया जी। अल्लाह हाफिज जी।